तो मित्रों, ये जो सेंटर में धीरे धीरे चल रही है ना, वो मेरी बहन है। और मेरी बहन के उस बगल में जो चांदनी रंग के वस्त्र पहने हुए धीरे धीरे चल रही है ना, वो मेरी मम्मी की मौसी की लड़की है। और फिर इनको तो आप जानती होंगे, जो मेरी बहन के इस बगल में खड़ी है, मेरी पत्नी है। और इनका जो लहंगा है ना, वो शुद्ध संतरे के शुद्ध छिलकों से बना हुआ है। हाँ, इसलिए तेरी नारी नारंगी लग रही है। ए भैया, ढंग से बोलिए, पत्ते हैं मेरे। अरे कहने का मतलब है कि पत्नी है मेरी। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस मजेदार फनी व्लॉग की। तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूँ हल्दी की रस्मी से, मतलब कि हल्दी की रस्म से। तो आज क्या है कि हल्दी है, मैं बुआ को लेके आया हूँ। यहाँ पर ऊपर बहुत भीड़ है, मेरे पीठ में सामान है। और ये जो अभी अभी सामने से गुजरे हैं ना, ये मेरे दादाजी हैं, जिनके लिए मेरी पीठ में सम्मान है। नहीं, पीठ में नहीं, दिल में सम्मान है। तो जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि सभी लोग भीड़ लगाए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग तैयार हो रहे हैं और कुछ लोग तैयार होके बैठे हैं। जैसे कि मेरी वाइफ ने पीली पीली साड़ी पहनी थी, और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मुझे भी वो पीला पीला कुर्ता देने लगी पहनने के लिए। आखिर हल्दी है। तो वाइफ के कुर्ता देने पर मैंने भी वो कुर्ता पहन लिया। अब आप लोग बताइए कि उस हल्दी वाले कुर्ते में मैं हैंडसम लग रहा हूं या फिर पका हुआ केला? अरे आप बताइए ना मेरी पीली परी, मैं कैसा लग रहा हूँ? आप नहीं बताएंगी तो कोई तो बताओ। नहीं, पका हुआ केला नहीं लग रहा है। पका हुआ केला तो अच्छा लगता है। तू तो नीम का पका हुआ बीज लग रहा है, क्योंकि वो भी पीला होता है। तो सभी के पीले कपड़े पहनने के बाद, सभी के मतलब सभी के, इनके भी और इनके भी, तो सबके पीले कपड़े पहनने के बाद मैं अपना कैमरा लेके जब कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा हल्दी खेली जाने लगी थी। आप लोग देख सकते हैं कि सबकी पीठ पर पीला पीला लगा हुआ है। जब पहली नज़र में मैंने इन सबकी पीठ को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी बच्चे को बिना डायपर पहना इनकी पीठ पर बैठा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबकी पीठ पर हल्दी लगाई गई है। तो गोलमाल फिल्म में एक डायलॉग है कि कमाल है, लोगों को कहाँ कहाँ बाल आते हैं। लेकिन जब मैंने इनको देखा तो सोचा कमाल है, लोगों को कहाँ कहाँ हल्दी लगाते हैं वे। वैसे उस कमरे से निकलने के बाद मम्मी ने वहां पर ताला लगाया, क्योंकि क्या है कि शादियों में लोग शादीशुदा होते हैं लेकिन सामान गुमशुदा होता है। तो वहां से निकलने के बाद मैंने देखा कि छत के आंगन में मड़बा डाला जा रहा है। मड़बा डाला जा रहा है यानी कि देख सकते हैं लकड़ियों का जो लगा हुआ है ना, उसको मड़बा कहते हैं। और ये है हमारे पिताजी, बड़े खुश दिख रहे हैं लाला जी। मतलब कि पिताजी। खैर, अब मैं आगे बढ़ा उस कमरे की तरफ जहां पर बहन को हल्दी लगनी थी। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस कमरे में इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग भरे हुए कि ऐसा लग रहा था कमरा नहीं है, बस स्टैंड में खड़ी बस है जिसमें बैठने के लिए सीट नहीं है। लेकिन हमारी वाइफ बहुत होशियार है, आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने अपने लिए एक सीट बना के रखी है। खैर, थोड़ी देर बाद सभी लोगों ने एडजस्ट किया और अपनी अपनी सीट सभी ने बना ली। अब आप देख रहे हो कि मेरी बहन अपनी जगह पर बैठी है और उनको जो हल्दी लगाने का उद्घाटन करने जा रही है ना, वो है अपनी बुआ। तो दोस्तों, बुआ के हल्दी लगाने के बाद हल्दी लगाने वालों की लाइन लग गई। लेकिन हल्दी लगाने वालों की लगी लाइन को तोड़कर हल्दी लगाने के लिए आई मेरी वाइफ। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाभी अपनी ननंद को हल्दी लगाने के लिए आ चुकी हैं। तो नियम यह था कि सबसे पहले पाँव में हल्दी लगानी है, फिर हाथ में, फिर गाल में हल्दी लगानी है। तो वाइफ नियम समझ चुकी थी, इसलिए वो काउंटिंग कर रही थी कि 1, 2 और हैट्रिक। तो वाइफ की हल्दी लगाने के बाद बहन को हल्दी लगाने के लिए आई उनकी सहेलियां। यही उनकी सहेलियां जो उनको हल्दी लगा रही हैं। ये देवा, लेकिन मैं ये सब देख रहा था तो सोच रहा था कि ये लोग हल्दी लगाने आ रहे हैं या लगान देने आ रहे हैं। मालिक कितना ही लगाने लाए हैं, अगली बार पूरा लगाने चुका देंगे। हाँ, तो अब आप देख रहे होंगे कि वहां पर एक बालक खड़ा खड़ा रो रहा है, और वो बालक उनका है जो वहां पर बैठे बैठे हंसते हुए हल्दी लगा रही हैं। तो दरअसल ये बालक इसलिए रो रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि यहाँ पर तो हल्दी की रस्म चल रही है ना, लेकिन हमारी आंखों को देखो, देखो ना बे, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ काजल की रस्म करके हमको यहाँ पर लाया गया है। दोनों आंखों में काजल ही काजल टूट जाए मामी ने। महतारी ते हमारी दोनों आंखों में कजले काजल भर दे है। हम तो सिर्फ बहुत गुस्सा हैं। चल पहले घर चल, हमारा मुंह धो दे। हाँ नहीं ताही। खैर, कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि सब लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रहा। वैसे मैं इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैं सब लोगों को दिखा रहा हूँ। मतलब है कि मेरे हाथ में कैमरा है, और जिसके हाथ में कैमरा होता है ना भाई साहब, उसकी फोटो सबसे कम होती है। हाँ, सबसे ज्यादा फोटो उसकी होती है जो कैमरे वाले के बगल में खड़ा होता है। और मेरे बगल में कौन खड़ा है शायद बताने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तो सबके हल्दी लगाने के बाद अब बारी थी घर के बड़े बुजुर्गों की। यानी कि मैं अपने दादाजी की बात कर रहा हूँ। तो दादाजी जब बहन को हल्दी लगाने के लिए आए तो उन्होंने अपने एक हाथ का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे हल्दी नहीं लगा रहे हैं, दरवाजे में ग्रीस पोत रहे हैं।
तो दादाजी के हल्दी लगाने के बाद क्रमशः आए उनके पुत्र यानी कि मेरे पिताश्री हल्दी लगाने के लिए। अब पिताजी का भी अंदाज निराला था, ऐसा लग रहा था जैसे वो हल्के हाथों से चटनी पीस रहे हैं हल्दी की। तो पिताजी के हल्दी पीसने के बाद यानी कि लगाने के बाद अब बारी आई थी मम्मी के हल्दी लगाने की। तो मम्मी जब हल्दी लगाने आई तो उन्होंने सोचा कि हल्दी तो सभी लोग लगा चुके हैं, मैं केवल हाथ लगाऊंगी। वैसे माँ का हाथ हल्दी से ज्यादा शुभ होता है। वाह छोरे, क्या डायलॉग मारा है रे, केजीएफ वालों को देवे 3 में डाल देंगे। तो सबके हल्दी लगाने के बाद अब बारी थी हल्दी लगाने की इन छोटे मियाँ की यानी कि मेरे बुआ के लड़के की। तो सबसे पहले तो उनको ट्रेनिंग दी गई, कोर्स करवाया गया और कोर्स देने वाले थे मेरे पापा। तो ट्रेनिंग देने के बाद इनको मौका दिया गया इंडिपेंडेंटली हल्दी लगाने का यानी कि अपने पैरों पर खुद खड़ा होने का। तो जब इनको मौका दिया गया तो सबसे पहले तो लड़खड़ाए और फिर हल्दी कहाँ लगाई आप लोग देखना। अरे किधर लगाने को बोला था? इधर। तो एक तरफ मेरी बहन की हल्दी की रस्म चल रही थी तो दूसरी तरफ मेरी वाइफ की फोटो खिंचवाने की रस्म चल रही थी। अब आप लोग सोच सकते हैं कि हल्दी ज्यादा घिसी होगी कि मैं। खैर सबके हल्दी लगाने के बाद अब बारी थी मेरी। तो मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर बहुत लोग पहुंच चुके थे यानी कि हल्दी लगाने के लिए। तो मैंने जैसे सबको देखा था हल्दी लगाते हुए वैसे मैंने भी याद कर लिया था, वैसे मैंने भी हल्दी लगाना शुरू किया। तो बहन को हल्दी लगाते हुए मुझे ध्यान आया कि मेरी शादी में तो साला एक आदमी नहीं आया मुझे हल्दी लगाने के लिए। नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो मेरे पापा खड़े हैं, मेरे पीछे वो मेरे दादाजी खड़े हैं, मेरे पीछे वो मेरी मम्मी खड़ी है, बुआ खड़ी, कितने लोग खड़े हैं मुझे हल्दी लगाने के लिए। ऐसा लग रहा है तेरी शादी में हल्दी की रस्म नहीं थी, जल्दी की रस्म थी, किसी तरह हो जाए बस। हाँ, तो बहन को हल्दी लगाने के बाद अब बारी थी लड़कियों के डांस की। तो डांस में जो गाना बज रहा है अगर मैं वो आप लोग को सुनाऊंगा तो मुझे कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैं स्पेशल साउंड इफेक्ट्स लगाऊंगा इन लड़कियों के डांस पे, मजा आ जाएगा। तो हल्दी के लगने के बाद डांस इंडिया डांस करने के बाद अब सभी लोग अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। लेकिन ये बच्चा बोला, या खटिया मेरे, या खटिया छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माँ शक्ति मत लगा माँ। लेकिन बच्चे की मम्मी ने शक्ति लगाई, बच्चे को अपनी गोद में उठाया और ले गई अपने घर। तो इसी घटना के साथ हल्दी की रस्म का समापन हुआ और हुई अगली सुबह जिस दिन लगनी थी मेहंदी और होनी थी और भी घटनाएं। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पिताश्री एक हाथ में एक अगरबत्ती लेके एक टांग में खड़े हैं। अरे भगवान कब का खुश हो जाते हैं, लेकिन भगवान को पता है ना कि मेरे पापा चीटिंग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पीठ तो कूलर में टिकी हुई है। तो भगवान अगर वरदान देंगे ना तो पापा को नहीं कूलर को देंगे, पूरा वरदान तो ठीक ऊपर है। तो आज जो है घर में मेहंदी की रस्म है, सबको मेहंदी लगेगी, हाथों में मेहंदी लगेगी, पाँवों में मेहंदी लगेगी, जिनके बाल सफ़ेद है उनके बालों में मेहंदी लगेगी। मतलब कि इतनी मेहंदी लगेगी घर में कि घर कम दिलेर मेहंदी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर वाइफ सुबह सुबह नहाने धोने के बाद पता नहीं अपने बालों में क्या करवा रही हैं, कंघी करवा रही हैं या अपने बालों के बीच में गठान लगवा रही हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक शुरू हुई। वाइफ आई उस बात पे जब मैं उनको देखने गया था तो बोल रही थी किस हालत में देखने गया था। तो मुझे पता था तो मैं हंस सकता था, वाइफ को भी पता था तो वाइफ भी हंस सकती थी, लेकिन इनको नहीं पता था तो ये आधे अधूरे में कैसे हंस दी। जैसी हालत में मेरे को देखने गए थे वैसी हालत में तो और घर में शादी होती है तो बहुत मेहमान आते हैं, जितने मेहमान आते हैं उससे ज़्यादा बच्चे आते हैं। एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये और एक बच्चा इधर है जो अभी अंडरग्राउंड। तो अब मुझे जाना है वो जगह देखने जहाँ पर मतलब पैलेस, वो पैलेस देखने जहाँ पर बहन की शादी होनी। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो पैलेस के बाहर आ चुके हैं हम लोग। ये है पैलेस, मतलब कि ये है, उधर तो रोड है। वैसे मैं पैलेस की सजावट देखने नहीं आया था। मुझे तो यहाँ पर ये देखना था कि खाने के काउंटर्स कहाँ पर लगेंगे, क्योंकि शादियों में अक्सर क्या होता है कि एक ही काउंटर में एक के पीछे एक इतनी लंबी लाइन लग जाती है लोगों की कि ऐसा लगता है शादी में खाना नहीं खा रहे हैं, बैंक की लाइन में खड़े होकर पैसे निकाल रहे हैं। लेकिन पैलेस के अंदर जाने में एक दिक्कत ये थी कि मेन गेट पर ताला लगा था भैया। लगता है ताला नहीं खुलेगा, खलवाबा ना ताला। अरे वह ये नहीं यार, अब मालिक मालिक क्या अपने ढांचा भी रख रहा था। तो मैं तो सोच रहा था कि यार इतनी सी पट्टी कूद के अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर कुछ आवाजें आई। आप भी सुनिए आवाजों को, और उन आवाजों को सुनने के बाद मेरी हिम्मत तो नहीं हुई कूद के अंदर जाने की। अरे कुत्ता कूद के अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? सामने देखो।
तो इन कुत्तों को भूखते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भूख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि अबे तेरे अंदर दम है तो अंदर आके बता। ऐसी जगह काटेंगे कि कुर्सी में भी बैठेगा तो नीचे तकिया रख के। तो पट्टी पे मैं अपने चेहरे की पट्टी रख के ये सोचने लगा कि कल शादी है और अगर ये दोनों कुत्ते कल यहाँ पर रहे तो बाराती तो बोलेंगे भैया दुल्हन को बाहर भेज दो, खाना वाना जो बनवाया है ना वो पैकेट में पैक करके पन्नी में रख दो, बाकी का कार्यक्रम हम लोग अपने घर में कर लेंगे। हाँ, तो शादी का पहले जो आप लोगों ने अभी देखा वो जहां पर है उसका नाम है देवेंद्र नगर। छोटा सा कस्बा है जो पन्ना से 35 से 40 किलोमीटर पड़ता है शायद, और सतना से 40 से 45 किलोमीटर। आओ तो पैलेस देखने के बाद मैं अपना घर लौट आया। देवर देवा बोले तो मैं यहाँ पर क्या पकड़ के खड़ा हूँ? बोले सटक पकड़ के खड़ा हूँ। सटक बोले तो ये पाइप क्या है कि घर में पानी खत्म हो गया और घर में मेहमान ज़्यादा पानी कम, ऐसी सिचुएशन आई है। लेकिन हम लोगों ने मंगवाया टैंकर। वैसे घर में आए बच्चों ने शादी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा रखी थी। अरे यार गिरा दी। खैर शाम आ चुकी थी, सब लोगों ने हरे हरे रंग के कपड़े पहन चुके थे, लेकिन मैंने नहीं पहना था क्योंकि मेरे पास हरा था ही नहीं, इसलिए मैंने हार मान ली और नीली टी शर्ट ही पहना रहा। ओए, आप लोग देख सकते हैं इतने सारे मेहंदी के कौन खाली होके अब कोने में बड़े हैं। तो सभी लोगों के हरे भरे कपड़े पहनने के बाद शुरू हुआ फोटो सेशन, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। अब मैं इससे बोर हो गया था, इसलिए मैंने इस बच्ची को बोला कि बेटा पोस्ट दे अच्छे अच्छे। कितने मस्त मस्त पोस्ट दिए इस बच्ची ने। अगर बॉलीवुड से कोई देख रहा हो ना तो इसको सिलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद मैंने अपनी वाइफ की कुछ फोटोज ली अपनी बहन के साथ, और इसी के साथ समापन हुआ मेहंदी की रस्म का। तो मेहंदी की रस्म के खत्म होने के बाद रात को 1:30 बजे बड़ी मुश्किल से मुझे खटिया मिली नींद लेने के लिए। तो रात को 1:30 बजे सोने के बाद मैं सुबह उठा 6:30 बजे, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे जाना था ट्रैक्टर लेके पैलेस। अब ट्रैक्टर में था वो सामान जो मुझे देना था बहन को शादी में। आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जितना भरा हुआ है जेब उतनी खाली है। तो ट्रैक्टर से सामान उतारने के बाद पैलेस में मैं वापस अपने घर आ गया और यहाँ से मैंने तौलिया उठाई, एक बैग उठाया और पहुंच गया वापस पैलेस, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाद बारात आने वाली थी। इसलिए मैंने भी सर में अपने तौलिया बांधा और लग गया काम पे। सारी तैयारियां कंप्लीट है, मतलब कि जो पैलेस है वो भी पूरा तैयार है। मैं पूरा तैयार नहीं हूँ, तैयार हूँगा बाद में जब बारात आ जाएगी, लेकिन अभी मुझे चेक करना है कि तैयारी कैसी है। तो लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। पैलेस के बाहर जो बैनर लटकाना होता है वो लटक चुका था। पैलेस को जितना सजाना होता है उससे ज्यादा सज चुका था। तो अब आप लोग जो जगह देख रहे हैं ना, यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन बैठेंगे। अब आप लोग जो जगह देख रहे हैं यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद लोग बैठेंगे नहीं, ठूसेंगे। पापा किसी काम से बुला रहे हैं, मैं तो जा रहा था जनवास जहाँ पर बारात को आना है। तो मेरे पिताश्री मुझसे कह रहे थे कि जाके जनमास में, यानी कि जहां पर आके बारात को रुकना है, व्यवस्थाएं देख लो। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं नहीं है। जो व्यवस्थाएं नहीं है उनको देखो कि कहाँ गई है घूमने। तो फिर मैं वहां से जनमास में गया, वहां देखा कि क्या व्यवस्थाएं हैं। जो वहां पर मिली मैंने उनको बोला भैया यहीं पर मिलना, और जो वहां पर नहीं मिली मैंने उनको ढूंढा और बोला भैया यहीं पर आओ, बारात आने वाली है। मित्रों, तो सारी व्यवस्था देखने के बाद माना भी नए कपड़े पहन लिया मित्रों। अब आप लोग देख सकते हैं कि आसमान में पटाखे फूट रहे हैं। ये पटाखे नहीं है, सिग्नल है कि बारात आ चुकी है, भैया तैयारी कर लो। खैर मेरी बुआ तो पहले से ही तैयार होके अपने सर के ऊपर कलश लेके खड़ी थी। यह कोई रस्म होती है जिसमें केवल और केवल बुआ ही पार्टिसिपेट कर सकती है। वैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पिताश्री ने भी नए कपड़े पहन लिए हैं। तो नए कपड़े पहनने के बाद पिताश्री पूजा वाली जगह पर बैठ गए। अब पिताश्री के सम्मुख जो बैठे हैं ना, वही हैं दूल्हे राजा, यानी कि मेरे जीजा जी। अब ये अकेले दुनिया में ऐसे शख्स है जो मुझे ऑफिशियली साला कह सकते हैं। हाँ, बाकी दोस्त तो स्कूल से ही कुत्ता कमीना साला कहते आ रहे हैं। तो एक तरफ तो शादी की बाकी रस्में चल रही थी, दूसरी तरफ मेरी वाइफ मेरे पास आई और बोली कि अगर किसी को भी टेढ़ी नजर से देखा तो मैं वहां साक्षात प्रकट हो जाऊंगी। तो पूजा पाठ वाली जगह पर अपने साथ भी कुछ रस्में थी जिसमें केवल और केवल मैं पार्टिसिपेट कर सकता था। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बाह में भी माहौर लगाया जा रहा है। अब मेरे बगल में मेरी बुआ भारी भरकम कलश लेकर बहुत देर से खड़ी हैं। वो मुझसे बोल रही थी कि अरे बेटा जल्दी कर, बहुत भारी लग रहा है। खैर बुआ को सांत्वना देके मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरी नानी भी खड़ी हैं, अपने कमर में हाथ रख के। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने मेरी नानी को देखा हो ना देखा हो, लेकिन अब आप लोग देखिए मेरे जीजा जी को, जिनको अब मैं पान खिलाने जा रहा हूं। तो पहले मैंने जीजा जी को पान खिलाया, फिर उन्होंने मुझे पान खिलाया, फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बोला कि बोलो चुपा केशरी, बोलो बोलो ना। खैर तो इस पूजा पाठ को करने के बाद मैं अपनी वाइफ के साथ चर्चा करने लगा, लेकिन इस चर्चा के अलावा भी एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इन लोगों के बीच में हो रही थी। चलिए उस चर्चा को सुनते हैं। अरे मैं उसके साथ अपनी नातिन का ब्याह करूंगा, तो तुम मेरे साथ ही रहोगे कि नहीं रहोगे?
ये देवा तो मेरी बहन तैयार थी स्टेज तक आने के लिए और मेरी वाइफ भी तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। और मेरी जिम्मेदारी ये थी कि हाथ में इस छाते को पकड़ के इन सबके सामने खड़ा होना था ताकि ये सब छाते के अंदर आ सके। अब यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि भैया धीरे धीरे चलना है, और ये बोला था कैमरे वाले भाई ने। वैसे मेरी वाइफ के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के आप लोग समझ सकते हैं कि वो मन ही मन मुझसे कह रही होंगी, अरे आपने ये छाता क्यों पकड़ा है? अपना कैमरा पकड़िए ना, कम से कम मेरी कुछ फोटो खींच सकते हैं पर्सनली। खैर इन लोग को बोला गया था कि धीरे धीरे चलना है, लेकिन इतना धीरे नहीं चलना कि आदमी का धैर्य जवाब दे जाए। हाथ दर्द लगा था, भैया पकड़े पकड़े, ऊपर से वो अनार फूट गया तो नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा पड़ रहा था। लेकिन अंततः मैंने अपनी बहन को वहां तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंचाना था। अब यहां से जिनको इन्हें आगे ले जाना है वो स्टेज के किनारे आगे तक आ गए थे। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर खींच रहा है, क्योंकि आगे तो इन्हीं को भुगतना है ना। कहने का मतलब है कि शादी के बाद तो सभी भुगतते हैं, चाहे ये जीजा बने चाहे मैं जीजा जब बना था, लेकिन झेलना जीजाओं को पड़ता ही है। हाँ, ये बात अलग है कि ये अपने साले को उतना नहीं झेलेंगे जितना मैं अपने साले को झेलता हूँ। चुन के मिला है, हीरा है हीरा। तो ये जो वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं ना, ये मेरी शादी की वीडियो क्लिप है, और जो लोटे से पानी धीरे धीरे गिरा रहा है ना, यही है मेरा हीरा। कहने का मतलब है साला, मतलब कि इतना सीधा है कि जलेबी भी बोले भैया बचा लो हमको। जानी, जब सभी अतिथि स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो देरी किस बात की हो रही है? यही जाकर मैंने स्टेज पर बोला तो कार्यक्रम आगे बढ़ा। आप लोग देख रहे होंगे कि बहन ने जीजा जी के गले में वरमाला डाली, फिर जीजा जी ने बहन के गले में माला डाली, और इसी के साथ दोनों माला और मालकिन बन गए, यानी कि मालिक और मालकिन बन गए। तो वरमाला के कार्यक्रम के समय स्टेडियम में दर्शक भारी संख्या में उपस्थित थे। अब ये तीनों जो उपस्थित है ना, जो बैठे हैं, इनमें से एक मेरी नानी है, शायद कुछ लोग पहचानते होंगे, एक मौसी है, और इन दोनों की जो पीछे बैठी है ना, वो मेरी नानी की सगी बहन यानी मेरी मम्मी की सगी मौसी हैं। इसके बाद मैं पहुंच गया स्टेज पे अपनी पत्नी के साथ वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन मुझे पता था कि कोई भी आशीर्वाद काम में नहीं आएगा। काम में एक ही चीज आएगी कि भैया पत्नी की सेवा में ही सुख है, और ये मामूली मंत्र नहीं है, न्यूटन का चौथा नियम है। नहीं होगा तो बना लीजिए। वैसे इसके बाद बाकी की शादी की रस्में शुरू हुई, जिनमें मेरी उपस्थिति जरूरी थी उनमें मैं उपस्थित रहा, जिनमें इनकी उपस्थिति जरूरी थी उनमें ये उपस्थित रहे। आप लोग देख सकते हैं कि फेरे लग रहे हैं। खैर शादी में सभी रस्में हुई, लेकिन एक रस्म नहीं हुई थी, और वो थी लड़ाई की। शादी में लड़ाई नहीं हुई यार। खैर मैंने शुभ करने के लिए इन दोनों को भड़काया और लड़वाया। खैर जब शादी में लड़ाई की शुभ रस्म हो गई तो मैं ही इन दोनों के बीच में लड़ाई रुकवाने के लिए हीरो की तरह पहुंच गया। बाकी ये कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे की स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी। तो दोस्तों और भी मजेदार व्लॉग्स देखने के लिए आप लोग YouTube में विक्रम नेहा व्लॉग सर्च कर सकते हैं। वीडियो व्लॉग अच्छे लगे तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।